गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी शालू के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। वो लकड़ी बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन शालू रामू से कहती है, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा राशन खत्म हो चुका है। अगर आज लकड़ी बिक जाए तो घर का राशन ले आना। शालू कोई हमारी लकड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं होता है। गांव वाले कहते हैं कि मुझसे लकड़ी खरीदने से अच्छा तो ये है कि हम खुद जंगल से लकड़ी काट कर ले आए। शालू, अब घर के गुजारे के लिए मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हो जी? लकड़ी काटने का काम हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, फिर भला हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? और वैसे भी कोई भी नया काम शुरू करने के लिए काफी धन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा हुआ है। मैं बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा धन जमा कर रहा था, क्योंकि मैं जमींदार से अपना खेत वापस लेना चाहता हूँ, जिस पर मैं खेती कर सकूं। आपको लगता है कि जमींदार हमें खेत वापस दे देगा? जमींदार बहुत लालची आदमी है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वह खेत वापस कर देगा। वो सारी जमीन हमारी है जिस पर जमींदार बरसों से कब्जा करके बैठा है। उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ उसी वक्त मेरी माँ का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। धीरे धीरे वे कर्ज में डूब गए और आखिरकार हमारी सारी जमीन जमींदार के पास चली गई। फिर एक दिन सरपंच ने खबर दी कि पिताजी को भूतिया कुएं ने मार डाला। आप किस भूतिया कुएं की बात कर रहे हो? आज से पहले आपने कभी मुझे उसके बारे में नहीं बताया। इस गांव के पास एक घना जंगल है। तुम कभी उधर नहीं गई राधा? उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। लोग कहते हैं कि उस कुएं से रात के समय डरावनी आवाजें आती हैं। गांव वालों का मानना है कि उस कुएं में कोई भूत बसता है जो इंसानों की जान ले लेता है। जो भी उस कुएं के पास जाता है वह भूत उसे अपनी ओर खींचकर अंदर धकेल देता है। सरपंच का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शालू, तब मैं बहुत छोटा था। उस सरपंच और जमींदार को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकता था। वह बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी जमीन उसने हड़प ली। वह चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। खैर, मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूँ और उससे अपना खेत खरीद लेता हूँ। इतना धन तो है मेरे पास कि एक खेत आ जाएगा। अच्छा शालू, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू जमींदार के पास पहुंच जाता है। रामू को अपने घर आता देख जमींदार रामू से कहता है, अरे आओ रामू, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लकड़ी की जरूरत मुझे नहीं है। मेरे नौकर जंगल से बहुत लकड़ी लेकर आए हैं। जमींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे जमीन खरीदने आया हूँ। क्या बकवास कर रहा है? लकड़हारे के पास इतने पैसे हैं कि तू खेत खरीद सके। जमींदार जी, मेरे पास इतने पैसे हैं जितने में मैं एक खेत खरीद सकूं। अच्छा दिखा तो जरा, कितने पैसे हैं तेरे पास? जरा मैं भी तो देखूं। रामू अपनी जेब से पैसे निकालकर जमींदार को दे देता है। तू खेत खरीदने आया है या राशन? इतने कम पैसों में तुझे खेत चाहिए? जनता भी है आजकल, जमीन पर कितना पैसा बढ़ गया है। अब जमीन खरीदना आसान नहीं रहा है। जमींदार जी, मैंने ये पैसे बड़ी ही मेहनत से इकट्ठे किए हैं। कृपया आप इन पैसों में मुझे हमारा खेत दे दीजिए। तू मुझे बेवकूफ समझता है कि मैं तेरा ये मासूम चेहरा देखकर तेरे ऊपर तरस खा लूंगा? चला जा यहाँ से और अपना धन ले जा। जमींदार जी, रहम कीजिए। जो धन मैं लेकर आया हूँ, आप यह धन रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। आपका जितना भी धन बाकी रह जाएगा मैं आपको फसल उगाकर लौटा दूंगा। क्या आप मेरी इतनी सी बात मान सकते हैं? मुझ पर थोड़ा विश्वास दिखाइए, मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा। पहले तेरा बाप कर्ज लेकर मर गया। उस वक्त तो तेरे बाप से कर्ज वसूल करने के लिए हमारे पास उसकी जमीन थी, लेकिन अब तू कर्ज लेने की बात कर रहा है। देख ले, तेरा सब कुछ चला जाएगा। जमींदार जी, मैं खूब मेहनत करूंगा, फसल उगाऊंगा और आपका कर्ज लौटा दूंगा। आप बस मुझे खेत दे दीजिए। अरे एक लकड़हारा कब से खेती करने लगा? तू लकड़ियां काट कर अपना गुजारा कर, वही तेरे लिए सही है। खेती करना तेरे बस का काम नहीं है। जमींदार साहब, अब लकड़ी कोई नहीं खरीदता है, फिर मैं लकड़ी काट कर क्या करूं? जमींदार साहब, मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान हैं। अगर आप मुझे खेत दे दोगे तो आपका बड़ा ही एहसान हो जाएगा। मैं उस खेत में बहुत मेहनत करूंगा और जब फसल उग जाएगी तो मैं आपका बाकी का पैसा भी लौटा दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए जमींदार साहब। तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मैं तुझ पर तरस खा लूंगा। ला, वो धन मुझे दे दे जो तू लाया है। रामू सारे पैसे जमींदार को दे देता है। पैसे लेकर जमींदार रामू से कहता है,
आज से गांव के बाहर वाला 2 बीघे का खेत तेरा हुआ। और याद रखना, अभी तुझे बहुत धन बढ़ाना है मेरा, जो तुझे फसल बिकने के बाद लौटाना है। अब आज से तू मेरा कर्जदार बन गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। मैं आज से ही खेत में काम शुरू कर दूंगा। हाँ ठीक है, अब तू जा यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। मेरा समय बर्बाद मत कर। रामू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, शालू, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। जमींदार ने मुझे हमारा खेत दे दिया है। क्या उन पैसों में ही जमींदार ने तुम्हें खेत लौटा दिया? नहीं शालू, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने जमींदार को किसी तरीके से मना लिया। अब हम जमींदार के कर्जदार हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है फसल उगा के वो कर्ज तो मैं यूं ही चुका दूंगा और वो खेत भी हमारा हो जाएगा। जमींदार बहुत ही चालाक इंसान है। मुझे तो लगता है यह उसकी कोई चाल है। वो इसी तरह भोले भाले इंसानों को अपने जाल में फंसाता है। तुम जो सोच रही हो शालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह क्या ही चाल चलेगा भला। आधे पैसे तो वह ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा। सीधी बात तो है, इसमें क्या इतना सोचना। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। तुम घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। अगले दिन रामू सुबह सुबह खेत में चला जाता है और खेत पर पहुंचकर खुद से ही कहने लगता है, जितनी जल्दी हो सके फसल उग जाएगी, मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। मैं इस फसल को अच्छी तरह से देख रेख करूंगा और जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, इसलिए तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब जल्दी से खेत में मेहनत शुरू करता हूँ। इतना सोचकर रामू खेत को जोतने लगता है। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी रामू के पास आता है और वो रामू से कहता है, अरे रामू, तू उस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो सरपंच और जमींदार बहुत हल्ला करेंगे। अरे चाचा, आप डरो नहीं, मैंने ये खेत जमींदार से खरीद लिया है। क्या तूने खेत खरीद लिया है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तूने खेत खरीद लिया? अरे चाचा, बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, उन्हीं से खेत खरीद लिया, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए अभी जमींदार का कर्ज मुझ पर बाकी है। मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसलिए तो खेत में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा, बरसों पहले तेरे पिताजी ने भी ऐसे ही जमींदार से कर्ज लिया था। उस कर्ज की वजह से ही तुम्हारी सारी जमीन आज सरपंच और जमींदार के पास है। बेटा, जिसने भी उनसे कर्ज लिया, आज तक कोई भी उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज बढ़ता ही जाता है और गांव वालों की गरीबी के हिसाब से कोई भी उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। आखिर तूने उनसे कर्ज क्यों लिया? चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जमींदार का कर्ज इस समय से लौटा दूंगा। जितना भला तू उन दोनों को समझता है, उतने वो है नहीं। खैर, मैं चलता हूँ, तू अपने खेत में अच्छे से काम कर। रामू को समझाकर बूढ़ा आदमी चला जाता है। रामू भी खेत में बीज डालकर घर की ओर चल पड़ता है। मैंने खेत में बीज तो डाल दिए हैं, बस अब मेरी फसल और अच्छे से उग जाए। रामू खुद से बात करता हुआ अपने घर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में गांव के मुखिया जी मिले। रामू को खुश देखकर वो रामू से बोले, अरे रामू, कहाँ से आ रहा है? मुखिया जी, मैं अपने खेत में बीज बोकर आ रहा हूँ। तेरा खेत? लेकिन तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और जमींदार के पास है, फिर तू किस खेत की बात कर रहा है? मुखिया जी, मैंने कल ही जमींदार जी से अपना एक खेत खरीद लिया है, बस उसी में बीज बोकर। तेरे पास इतना धन कैसे आया जो तूने खेत खरीद लिया? मुखिया जी, मैंने सालों से कुछ धन इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन वह धन खेत खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए मुझे जमींदार जी से थोड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। रामू की बात सुनकर मुखिया जी सोचने लगे, जमींदार कहीं पागल तो नहीं हो गया जो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है? आज मुझे उसकी खबर लेनी चाहिए। हमने कितनी मुश्किल से गांव वालों की जमीन पर कब्जा किया था और वह यूं ही उन्हें जमीन वापस दे रहा है। अच्छा ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। मुखिया गुस्से में तमतमाता हुआ सीधा जमींदार के घर जाता है और जमींदार से कहता है, अरे जमींदार, तेरी बुद्धि क्या घास चरने गई है जो तू ये उल्टे सीधे काम कर रहा है? क्या हो गया मुखिया जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तूने रामू को उसका खेत वापस दे दिया। तूने ऐसा क्यों किया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। मुखिया जी, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? अरे मैं गांव वालों को उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी न लौटा दूंगा कि वे मुंह उठाकर आएंगे।
और मैं उन्हें उनकी जमीन वापस कर दूंगा। मैंने ये सब रामू से धन लेने के लिए किया था। अब उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिनों में जमीन भी हमारी हो जाएगी। अब वो हमारा कर्जदार बन गया है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वो खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी तो कहूँ कि आखिर जमींदार ने रामू को जमीन कैसे लौटा दी। लेकिन जमींदार, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज निकला। पैसे भी आ गए और कुछ ही दिनों में जमीन भी आ जाएगी। मान गए तुम्हें। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे किसी जरूरी काम से अपनी ससुराल जाना है। तुमसे फुर्सत में आकर मिलूंगा। मुखिया चला जाता है। उधर रामू अपनी पत्नी से कहता है, शालू, मैं खेत में बीज तो बो आया हूँ, बस कुछ दिन की बात है। भगवान ने चाहा तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा किसान बनूंगा। किसान तो तुम बनो, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। लालचंद चाचा के यहाँ लकड़ी दे आओ, वो मुझसे लकड़ी के लिए कहकर गए थे। लालचंद चाचा लकड़ी के लिए कहकर गए थे? वे तो मुझे खेत पर मिले थे। उन्होंने तो मुझसे लकड़ियों के लिए नहीं कहा। हो सकता है भूल गए हो। जाओ उन्हें जल्दी लकड़ी दे आओ, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। रामू लकड़ी लेकर बुजुर्ग आदमी के घर पहुंच जाता है। बुजुर्ग आदमी दरवाजे पर ही खड़ा था। अरे रामू, आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लकड़ियाँ उधर रख दो। रामू लकड़ियाँ रख देता है और फिर बुजुर्ग आदमी से कहता है, अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। अरे भाई, अपने पैसे तो लेते जाओ। बूढ़ा आदमी रामू को पैसे दे देता है। पैसे लेकर रामू बूढ़े आदमी से कहता है, तुम्हारा भला हो चाचा, अब इन पैसों में थोड़ा सा अनाज आ जाएगा। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। शालू मेरा इंतजार कर रही होगी। रामू अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, शालू को तेज भूख लगी है, जल्दी खाना ले आओ। आज आपने खूब काम किया है। मैंने खाना तैयार कर रखा है, आप यहाँ खा लो। शालू रामू के लिए खाना ले आती है। शालू, आज मैं बहुत खुश हूँ। खेत भी मिल गया और मैंने फसल भी बो दी। अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। तुम अब रानी बनकर रहोगी। ख्वाब अच्छा है, लेकिन कहीं टूट न जाए। अरे शुभ बोलो, कुछ ऐसा नहीं होगा। हमारी फसल अच्छे से उगेगी और हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम भी अच्छे से कमाने खाने लगेंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, कल तुम्हें फिर से खेत पर जाना है। रामू की कड़ी मेहनत से कुछ ही दिनों में रामू के खेत में फसल लहराने लगती है। एक दिन मुखिया और जमींदार रामू के खेत पर आते हैं। खेत की फसल देखकर जमींदार मुखिया से कहता है, देख रहे हो मुखिया जी, रामू के खेत में कितनी अच्छी फसल उगी है। अब समय आ गया उसे याद दिलाने का कर्ज के बारे में। अब तुम भी अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। वो खेत वापस ले लो, नहीं तो वो गरीब लकड़हारा अब अमीर हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही गांव वालों को जमा करूंगा और रामू के बारे में उन्हें बताऊंगा। मुखिया गांव में जाकर जोर जोर से बोलकर गांव वालों को बुलाने लगता है। सुनो 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 गांव वालों, बेईमान रामू की चालबाजी सुनो। क्या हो गया मुखिया जी? आखिर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आखिर रामू ने ऐसा क्या कर दिया? अरे गांव वालों, तुम्हें क्या बताऊं, रामू तो इतना बड़ा धोखेबाज है। हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत पर फसल बो डाल दी। ऊपर से हमारा कर्जदार भी है। मुखिया गांव वालों से रामू की शिकायत कर ही रहा था कि उतने में रामू आ जाता है। वो मुखिया से कहता है, अरे सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जमींदार को पैसे दिए हैं और बाकी के पैसे देने वाला हूँ। कितना झूठा इंसान है तू। कोई गवाह है तेरे पास कि तूने जमींदार को पैसे दिए थे? उतने में जमींदार भी आ जाता है। वो मुखिया और गांव वालों से कहता है, तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तुमने वादा किया था कि बहुत जल्द कर्ज चुका दोगे, लेकिन कर्ज लौटाने के बजाय तुम मेरे ही खेत पर फसल बो रहे हो। ऊपर से गांव में झूठी बातें फैला रहे हो कि तुमने वो खेत मुझसे खरीदा है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम मेरे पास पैसे उधार लेने आए थे, क्योंकि तुम्हारे घर में खाने तक के लाले पड़े थे। अब तुम्हें वो पैसे हर हाल में लौटाने होंगे। वो खेत मेरा था, है और हमेशा मेरा ही रहेगा। जमींदार जी, आप ये क्या कहानी बना रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे लिए? मैं तो आपको खेत के पैसे देकर आया था। हमारी बात हुई थी कि फसल उगने के बाद मैं सारा कर्ज वापस कर दूंगा। देखो गांव वालों, ये कितना झूठ बोल रहा है। गांव के एक इज्जतदार आदमी को
झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गांव वालों, इसे खूब मारो, वरना गांव के और लोगों को भी बदनाम करेगा। नहीं, मेरे पति को मत मारना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जमींदार जी, तुम अपना खेत रख लो और हम तुम्हारा कर्ज भी लौटा देंगे। ये तुम क्या कह रही हो शालू? ये दोनों हमें गांव वालों के सामने धोखेबाज ठहराना चाहते हैं। भगवान के लिए अभी आप चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ। तो तुम अपने पति का कर्ज चुकाओगी? ठीक है, तुम्हें मौका देते हैं। तुम मेरे और सरपंच के घर नौकरानी बनोगी, घर का सारा काम करोगी, साफ सफाई करोगी, हमारे लिए खाना बनाओगी, और यह सब काम हो जाए तभी तुम घर लौटोगी। हाँ, मुझे सब मंजूर है, पर मेरे पति पर कोई अत्याचार मत करो। देख लिया रामू, कर्ज लेने का नतीजा। अब तेरी बीवी हमारी नौकरानी बनेगी। सब तमाशा करने के बाद जमींदार और मुखिया वहाँ से चले जाते हैं। बहुत तमाशा हो गया। गांव वालों, तुम सब भी अपने घर जाओ और आप भी घर चलो। शालू रामू को घर ले जाती है। रामू शालू से कहता है, आज मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई। कहाँ मैं तुम्हें रानी बनाने के सपने देख रहा था और कहाँ ये सब हो गया। मुझ जैसा पति तो डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जमींदार और मुखिया ये दोनों भरोसे के लायक नहीं है। देख लिया, आज उन्होंने अपनी चाल चला ही दी। वे हमेशा से गांव वालों को ऐसे ही लूटते आए हैं और आज आपके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने हमारे पैसे भी रख लिए और हमसे खेत भी छीन लिया, और जो खेत में फसल उगी थी वह भी। ऊपर से हम पर और कर्ज भी डाल दिया और पैसे लेने का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। हे भगवान, आखिरकार मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा शालू? तुम्हें जाकर उनके घर नौकरानी का काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ, अब मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, तभी हमारा कर्ज उतरेगा और वे लोग तुम्हारी जान बख्श देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू सोचने लगा। अगर बात मेरी जान की है तो फिर उसका उपाय है। आज रात जब शालू सो जाएगी, मैं कुएं के पास जाऊंगा। जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी, उसी कुएं में मैं भी अपनी जान दे दूंगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो गांव वाले शालू पर जरूर तरस खाएंगे और कर्ज भी माफ कर देंगे। शालू वापस अपने मायके चली जाएगी। मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। रात होती है। शालू के सोते ही रामू गांव के घने जंगल की ओर चल देता है, जहां कुआं था। कुएं के पास पहुंचकर रामू कहने लगता है, जीते जी तो मैं पिताजी के साथ नहीं रह पाया, लेकिन अब हमारी मृत्यु एक ही जगह पर होगी। हम दोनों शायद मरने के बाद साथ रहेंगे। शालू के पिताजी उसे संभाल ही लेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, शालू मेरी वजह से मुखिया और जमींदार की गुलामी करती रहेगी, लेकिन मेरे जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कुएं आज मुझे भी खा लें, मुझे अब यह जीवन नहीं चाहिए। मैं थक गया हूँ। गरीबी और कर्ज के बोझ से मेरी सांसें वैसे ही रुक रही हैं। तेरा भोजन बन जाऊंगा तो अच्छा होगा। रामू की बात सुनकर कुआं रामू से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं इंसानों को खाता हूँ? कुएं को बोलता देख रामू हैरान रह जाता है। वो कुएं से कहता है, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। पूरा गांव ये बात जानता है कि तुम गांव के कई लोगों को खा गए हो और तुमने मेरे पिताजी को भी मार डाला। तुमने मुखिया के बेटे को भी मार डाला। आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपनी मर्जी से। मुझे भी खा लो, मेरी भी जान ले लो। मैं किसी की जान नहीं लेता। मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। मैं चुपचाप इस कुएं में पड़ा रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए, मेरा बदला लेकर। तुम कौन हो? क्या कोई भूत हो? आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, इसलिए सब ने अलग अलग कहानी बनाई। लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है। बेटा? कौन सा बेटा? तुम क्या बात कर रहे हो? बेटा रामू, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि तुम तो एक कुआं हो? ये जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। अब इतना तो तुम जानते ही हो कि मैं कर्ज से पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तुम्हारी माँ को पहले ही जमींदार ने चाय में जहर देकर मार डाला था, ताकि मैं अकेला हो जाऊं और तुम्हें पालने के लिए मैं कर्ज मांगूं। उसके बाद मुखिया और जमींदार दोनों ने हमारी ज़मीन हड़प ली, यह कहकर कि मैंने इतने सारे पैसे लिए। सारी ज़मीन हड़पने के बाद उन्होंने मुझ पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया। मैंने उनके घर से सारे पैसे चोरी करने की कोशिश की। उसके बाद एक दिन मैं इस रास्ते से लकड़ी काटने जा रहा था। मौका पाकर जमींदार और मुखिया ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया।
ये सारा दृश्य मुखिया के बेटे ने देख लिया। कई दिनों तक मुखिया और उसके बेटे में लड़ाई चलती रही, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। उसने कह दिया था कि वह सारे गांव को यह सच्चाई बता देगा कि जमींदार और मुखिया खूनी हैं और गांव वालों से उनकी सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मुखिया इतना लालची था कि उसके भेद खुल जाने के डर से अपने बेटे को भी मार डाला और इस कुएं में फेंक दिया। इसलिए उसकी लाश आज तक नहीं मिली। मैं लोगों से मदद की गुहार लगाता रहता हूँ। जो भी यहाँ से गुजरा मैं मदद मांगता, लेकिन सब डर के भाग जाते, क्योंकि मुखिया और जमींदार ने भूत की कहानी गांव में सुना दी थी। उन्होंने सबको झूठ कहा। मैं कुएं का भूत हूँ और जान लेता हूँ, लेकिन वो भूत कोई नहीं है। जान लेने वाले वो दोनों खूनी हैं। मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। पिताजी, इतना सब कुछ हो गया। शालू मुझसे हमेशा कहती रही कि मुखिया और जमींदार कुछ तो छुपा रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है तुम्हारे पिता के साथ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अच्छा इंसान समझता रहा। सच्चाई जानने के बाद मेरा खून खोला जा रहा है। आप बताइए पिताजी, मुझे क्या करना होगा? आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ सोना चांदी दे रहा हूँ। इसे ले जाओ और गांव में बांटना शुरू करो। गांव में ये बात फैला दो कि कुएं का भूत धनी बनाता है। जो कोई भी उसके सवाल का जवाब देता है, कुएं उसे खूब धन देता है। बस ये बात मुखिया और जमींदार तक पहुंच जाए, उसके बाद उनका लालच उन्हें यहाँ खींच लाएगा। तुम्हें गांव वाले को भी इकट्ठा करना होगा। रामू पूरे गांव में बात फैला देता है और जमींदार और मुखिया को भी कुएं वाली बात पता चल जाती है। जमींदार, हमें आज रात ही कुएं के पास जाना होगा। वहां से धन इकट्ठा करके लाना होगा। सुना है वहां सोने के भंडार हैं। बस सिर्फ कुएं के सवाल का जवाब ही तो देना है। तो ठीक है, बस रात होने वाली है। आज ही हम कुएं के पास जाएंगे और कुएं में जो भूत है उससे कह देंगे कि सारा धन हमें ही दे दें, गांव वालों को कुछ न दें। उधर रामू की पत्नी रामू से कहती है, रामू, तुम्हारी योजना कामयाब हो गई। रात होते ही मुखिया और जमींदार कुएं के पास जाने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, गांव वालों को बता देते हैं और कुएं के पास इकट्ठा होने के लिए कह देते हैं। आज इन दोनों की असलियत सब देखेंगे। ठीक है, मैं पूरे गांव में ये बात फैला देता हूँ कि आज रात को कुएं के पास इकट्ठा होना है। मुझे अनाथ करने वालों को आज सजा मिलकर रहेगी। उधर मुखिया और जमींदार कुएं के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया कुएं से कहता है, एक कुएं अपना सवाल पूछ और हमें धनवान बना दे। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल है, और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ पूछो, झूठ क्यों कहेंगे? तुम तो हमें धन देने वाले हो। सालों पहले तुमने एक लकड़हारे को इस कुएं में मारकर फेंका था। अरे तुमसे क्या छुपाना, ये बात सच है। हमें उसकी जमीन चाहिए थी, इसलिए हमने षड्यंत्र रचा, उसे फंसाया और उसके बाद उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। हम तो बस जमीन लेना चाहते थे, वो सीधे तरीके से नहीं दे रहा था। हमारी इसमें क्या गलती? सुन लो गांव वालों, दो खूनी आज अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने खुद अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। सरपंच ने अपने बेटे को खुद मार दिया और कुएं के भूत के नाम पर उसे कुएं में भेज दिया। जिसकी आवाज कुएं से आती है वह कोई और नहीं, मेरे पिता हैं। सभी गांव वालों को जमींदार और मुखिया की सच्चाई मालूम हो जाती है। कुआं गांव वालों से कहता है, गांव वालों, इस कुएं में कोई भूत नहीं। इस कुएं में मुझे मारकर फेंका गया था। इन दोनों ने मुझे मारा था और मेरी पत्नी को भी। तुम सबकी जमीन इन लोगों ने धोखे से छीन ली और तुम्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया। मेरे बेटे के साथ भी यही करने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इन दोनों को मुझे सजा देनी होगी। ये दोनों न तो जीने के लायक हैं और न ही माफी के। इनकी सजा यही है कि इसी कुएं में इन्हें भी धकेल दिया जाए। पिताजी, हम गांव वालों का भी यही फैसला है। आज मेरे पिताजी को मुक्ति मिलेगी और सभी गांव वालों को भी। तुम जैसे दुष्ट लोगों को मारकर हमें पाप नहीं लगेगा। अगर तुमने यही तय किया है तो फिर इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। यह काम मैं ही कर दूंगा। मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरे गांव वालों को धनवान बनाना चाहता हूँ। इस कुएं के आसपास की जमीन तुम लोग जब खोदोगे तो यहाँ तुम्हें भर भर कर सोना मिलेगा, जिससे तुम सभी लोग धनी हो जाओगे। और मेरे बेटे रामू का हमेशा ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ।
कुआं मुखिया और जमींदार को अपने अंदर खींच लेता है। गांव वाले रामू को गांव का नया मुखिया बना देते हैं। इस तरह से रामू अपने पिता को मुक्ति दिलाता है और मुखिया और जमींदार के प्रकोप से गांव को बचाता है।